तो अभी हमने देखा कि सॉल्यूशन भाई सेम भी मिक्स किया जा सकता है, डिफरेंट भी मिक्स किया जा सकता है। सेम क्या जाएगा तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। डिफरेंट सॉल्यूशन अगर मिक्स किए जाएंगे तो क्या होगा, तो हमें क्या करना है भाई, दोनों को क्या करना है, दोनों में अलग अगर मोल्स वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं तो मोल्स निकाल लो या मिली मोल्स निकल जाएंगे दोनों सॉल्यूशन के अंदर। दोनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर दो। इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट लगा रहे हो तो दोनों को मिक्स कर दो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो आप इजी निकालेंगे। मतलब दो इस कंडीशन में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, नंबर ऑफ मोल्स या इक्विवेलेंस निकालना। नंबर ऑफ मोल्स या फिर क्या निकालना, इक्विवेलेंस निकालना। क्लियर है ना? ठीक है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था कि दोनों को एसिड को मिलाया, अगर हम दोनों बेस को मिलाएंगे अब क्या होगा, दोनों बेस को मिलाएंगे। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है कि भाई 200 ml of 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन, ठीक है, मिक्स किया गया है, मिक्स्ड विथ 100 ml of 0.1 m LaOH। क्लियर है? ये है। और ये कह रहा है नॉर्मलिटी निकालो। क्या निकालो? नॉर्मलिटी निकालो। क्लियर है? ठीक है, कुछ भी निकलो है, हमें उससे कोई समस्या नहीं है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? क्यों समस्या नहीं है भाई? क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है कि नॉर्मलिटी और मोलरिटी दोनों में रिलेशन क्या है। क्या रिलेशन बताओ जरा, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन क्या है? दोनों में रिलेशन किसका है? अगर मोलरिटी को वैलेंसी फैक्टर, जिसको हम क्या बोलते थे, एन फैक्टर, भाई या तो वैलेंसी फैक्टर बोलते या फिर क्या बोलते, एन फैक्टर। पॉइंट तो वही है ना, कोई समस्या नहीं है इसमें। उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नॉर्मलिटी आ जाएगी। जैसे ये वाला है, नॉर्मलिटी निकालना है तो नॉर्मल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है ना? तो 0.1 m सॉल्यूशन कैसे करेंगे, 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन है, बताओ इसका मोलरिटी की होगा, नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे, बोलो नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे? मोलरिटी नॉर्मलिटी इनटू H2SO4 है, एसिड है ना, एसिड है, तो हमारा एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर यहां पे क्या बनेगा, बेसिसिटी। क्लियर है? तो m कितना है आपका 0.1 इंटू ये कितने लॉस करेगा, बेसिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, बोलो 2। बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2, तो नॉर्मलिटी क्या होगा 0.2। मतलब 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इसके इक्वल है 0.2 and H2SO4 सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम? नो। ठीक है, ऐसे ही 100 ml of 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन, 0.1 m NaOH सॉल्यूशन है, इसका भी कर लो भाई जरा, कर लो। NaOH बेस है ना, बेस है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब क्या, OH नेगेटिव आयन लॉस कितने किए, ठीक है ना, कितने लॉस किए NaOH ने, 1, तो 0.1 नॉर्मलिटी कितने हो जाएगी, बोलो 0.1 है इंटू 1, तो 0.1 NaOH। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिंपल आपके पास आ गया है, क्या आ गया, विथ 200 ml है ऑफ 0.2 m H2SO4 सॉल्यूशन प्लस, एक तो ये सॉल्यूशन था इसी के बोला ना, प्लस 100 ml ऑफ
0.1 एंड NaOH सॉल्यूशन को क्या किया गया, मिक्स किया गया, नॉर्मल टी। कुछ सिंपल सा ये क्लियर है ना? ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लो आप यहां से, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालो। अभी अभी हमने निकाला सिखाया था, कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसके, H2SO4 के। बोलो 200 इंटू 0.2 कितना आया, बोलो 40 ml के अंदर है ना, तो मिली इक्विवेलेंट्स आ रहा है, ठीक है ना? ऐसे ही इसका निकाल लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसके लिए, NaOH के लिए। क्या आ जाएगा, बोलो 100 इंटू 0.1 क्या आया, बोलो 10 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्लियर है? ओके, निकल गया। क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 40 मिली इक्विवेलेंट्स तो किसके हैं, एसिड के हैं, और 10 मिली इक्विवेलेंट्स 10 मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है ना, बेस के हैं। देखो आपको ये तो पता है ना, एसिड और बेस को मिलाओगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगी ना, पक्का न्यूट्रलाइज होगा। एक होता है बेटा मोल कंसेप्ट, एक होता है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। क्या होता है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या होता है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट, इक्विवेलेंस कंसेप्ट में ही हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। एक होता है, केयरफुली सुनना, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। क्लियर है ना? A प्लस B इट गिव्स मान लो C प्लस D। क्लियर है? ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि वही जब कोई भी रिएक्टेंट, दो अलग अलग रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो A का तो वन इक्विवेलेंट और B का भी वन इक्विवेलेंट आपस में रिएक्ट करेंगे। मतलब रिएक्टेंट का एक इक्विवेलेंट आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और खास बात क्या है कि जो प्रोडक्ट बनेंगे उनका भी एक ही इक्विवेलेंट बनेगा। क्या ऐसा ही मोल कंसेप्ट के अंदर होता है? एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, N2 प्लस H2 इट गिव्स अमोनिया, 2-3 बैलेंस होने के बाद इसको बताओ, डिवाइड करो। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इट गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। क्या समझ आया कि रिएक्टेंट्स के मोल जब रिएक्ट करेंगे तो जो स्टिचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। मतलब जब मोल कंसेप्ट किसी भी रिएक्शन पे लगाते हैं आप, जब मोल कंसेप्ट किसी भी रिएक्शन पे लगाते हैं तो वो रिएक्शन केमिकली क्या होना चाहिए, बैलेंस। लेकिन जब इक्विवेलेंट कंसेप्ट लगाते हैं तो उसमें बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि किसी भी रिएक्टेंट के अंदर, किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, एक रिएक्टेंट का एक इक्विवेलेंट दूसरे रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा। कहना मैं क्या चाह रहा था यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 40 मिली इक्विवेलेंट्स है और वहां पे 10 मिली इक्विवेलेंट्स है। क्या कह रहा है कि H2SO4 प्लस NaOH के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, और कंप्लीट रिएक्शन। ठीक है ना? इसमें कुछ ऐसा नियम नहीं था कि कंप्लीट क्या है, कंप्लीट है नहीं, ये होना तो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्या बना देगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, एसिड बेस को रिएक्ट करेंगे तो सल्फेट बनाएगा ना। ठीक है, तो इसका एक इक्विवेलेंस इसके एक इक्विवेलेंस के साथ रिएक्ट करेगा, इसका एक इक्विवेलेंट बनेगा और इसका क्या बनेगा, एक इक्विवेलेंस बनेगा। क्लियर है? ओके, हमारे पास है क्या, इसके 40 इक्विवेलेंट्स हैं, इसके कितने 10 इक्विवेलेंट्स हैं। बताओ क्या होगा, इसका 10 इक्विवेलेंट्स इसके 10 इक्विवेलेंट्स के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर है ना? किसी भी न्यूमेरिकल को इक्विवेलेंट कंसेप्ट से भी सोल्व कर सकते
सकते हैं, मोल कंसेप्ट से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं? इक्विवेलेंट। तो 10 इक्विवेलेंट बेस का रिएक्ट करेगा 10 इक्विवेलेंट एसिड के साथ। क्लियर है? तो पॉइंट ये है, हमारे पास कितना बचेगा? 30 मिली इक्विवेलेंट बचेगा। क्या बचेगा? 30 मिली इक्विवेलेंट, ये सब मिली इक्विवेलेंट 30 मिली इक्विवेलेंट बचेगा। क्लियर है ना? ये पॉइंट में कहना था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है ना? ओके, तो निकाल दो, नॉर्मलिटी निकाल दो। जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद एसिड का अमाउंट जाता था 30 इक्विवेलेंट, 30 मिली इक्विवेलेंट किसके बचे? एसिड के 30, और वॉल्यूम 200 ml प्लस 100 ml, कितना? 300। कितना है बोलो? 1/3, मतलब 0.1 आपका क्या आ गया? सॉल्यूशन। ये कहना चाहिए। क्लियर है? लास्ट वैरायटी बचती इसके अंदर कि किसी भी सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट कर दिया जाए तो क्या इंपोर्टेंट है? क्लियर है ना? ये मोलरिटी नॉर्मलिटी आपको कब निकालना है? जब आप क्या करते हैं, उनको मिक्स कर देते हैं, सॉल्यूशन मिक्स कर देते हैं। अब आपने क्या किया? सॉल्यूशन को अगर क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया। तो डाइल्यूट वाली कंडीशन में क्या होगा? देखिए कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है कि पहला एग्जाम्पल है 200 ml of 0.3 m H2SO4 solution diluted with water so that it becomes 0.02 molar. Clear? Find out amount of water added during dilution. क्लियर है ना? ये आपका क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिख लो डाइल्यूशन पे। आपका क्या है कि भाई कैलकुलेट मोलरिटी व्हेन का 30 ml of 0.5 m H2SO4 solution diluted to 500 ml। ये आपका क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक, ये आपके न्यूमेरिकल्स थे दो, डाइल्यूशन पे बेस्ड है। ठीक है ना? इनको सोल्व कर दीजिए। देखो डाइल्यूशन, जब कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट किया जाता है, तो उसमें एक पॉइंट खास है। जब आप डाइल्यूशन करेंगे, ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ एनी सॉल्यूशन, डाइल्यूशन करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? बोलो, वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन जो आपकी कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज होता है। याद है ना ये तो? ठीक है ना? इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती थी? डिक्रीज होती। आप ये होती है नंबर ऑफ मोल्स पे क्या है? मतलब क्या? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, मान लिया N1 है इनिशियल सॉल्यूशन में, ठीक है ना? और नंबर ऑफ मोल्स
N2 है आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। क्लियर? अच्छा, इन दोनों में क्या होगा? क्या दोनों इक्वल होंगे? तो नहीं होंगे, ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा। फॉलो, नंबर ऑफ मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब दोनों क्या होते हैं? इक्वल। अब जब दोनों इक्वल है ना, मतलब N1 और N2 दोनों क्या हो गए? इक्वल। अब उस कंडीशन में फॉर्मूला लगा दे, कौन सा? M1 V1 इक्वल टू M2 2। याद रखिए, बस आपका सोल्व हो गया। क्लियर? कौन सा सोल्व करना चाहोगे? दोनों को, ये वाला सोल्व करो। कैलकुलेट मोलरिटी। जब 30 ml है 0.5 m H2SO4 का, मतलब ये इनिशियली बात कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन है H2SO4 का जिसकी मोलरिटी जितनी है 30 ml लिया था, उसको डाइल्यूट कर रहे हैं और तब तक डाइल्यूट करते गए तब तक की वॉल्यूम कितना हो जाए? 500 ml। कह रहा है उस कंडीशन में मोलरिटी पे क्या इफेक्ट होगा? मोलरिटी क्या होगी? पढ़ेगा। अच्छा, मोलरिटी क्या होती है वैसे? N/P ना। अभी हमने बताया कि डाइल्यूशन के दौरान नंबर ऑफ मोल्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता, भाई वॉल्यूम तो बढ़ता है ना, और मोलरिटी दोनों फैक्टर पर डिपेंड करती है। इसका मतलब दोनों में से किसी एक में भी चेंज आएगा तो पक्का मोलरिटी क्या होगी? इफेक्ट होगी। कोई मैथमेटिकली यहां पे निकालना कैसे क्या निकालूंगा? बोलो, M1 इनिशियल क्या है? M1 0.5 इंटू V1 क्या है? बोलो 30 इच पर। M2 क्या है? यही तो निकालना है। M2 वॉल्यूम। V2 क्या है? बोलो 500। निकाल दो भैया। आप क्या करोगे? क्वेश्चन सोल्व कीजिए। आप क्या बताया था हमने? किसी भी न्यूमेरिकल पार्ट के लिए 4 चीज इंपोर्टेंट होती है। सबसे पहला फॉर्मूला लिख दीजिए, वैल्यू पुट अप कर दीजिए, कैलकुलेशन लगा दीजिए उस पे। लास्ट में जब आपका आंसर आ जाए ना, तो आंसर के साथ में आपको क्या लगाना है? उसका यूनिट लगाना है। ये 4 चीजें याद रखें आप किसी भी न्यूमेरिकल को। क्या? पहला क्या चीज? बोलो, फॉर्मूला, वैल्यू पुट अप, कैलकुलेशन, और लास्ट में जो यूनिट आपको लगाना है। ठीक है? M2 निकाल दो। 0.5 इंटू 30 और 500। भाई सोल्व तो कर लोगे ना? मैथमेटिक्स आपको ही सोल्व करना है। ओके, सोल्व कर लीजिए इसको। क्या लगाओगे? बोलो, मोलरिटी निकालना है। ठीक है? ओके, इसके लिए कैसे सोल्व करोगे? 0.3 m H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूट कर दिया जाता है, वाटर ऐड करना, डाइल्यूट कर दिया जाता है, उसकी मोलरिटी हो जाती है। देखा जाओ क्या निकलवाया है? ये क्या हो जाएगा आपका? M1। ये क्या हो जाएगा? V1। क्लियर है ना? ये क्या आपका? M2। देखो, M1 गिवन है, V1 गिवन है, M2 भी गिवन है। अब की बात क्या निकलवाया? V2। क्या है? ये आपको